हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जिस आर्टिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन। ये काफ़ी कहते हैं हॉट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे कि हमारे लिए ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इन्फ्लेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीसी के सामने एक डायलेमा है, तो दोनों चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। पूरे डिटेल में समझते हैं। अगर आप मेरे सारे पीडीएफ वगैरह को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो, जहाँ पर मैं मोर देन 500 पीडीएफ और पीपीटीज अपने अपलोड करता हूँ, रेगुलरली अपडेट करता हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे ज्वाइन का बटन दबा सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि जो क्या क्या फैक्टर्स हैं अभी जो कि स्लो डाउन जो हो रहा है वो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड कैपेक्स लैग। कैपेक्स लैग का मतलब ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारे टारगेट्स को मीट नहीं कर रहा, जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मोमेंटम को इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आ गया कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहा है, जिसको हम कैपेक्स लैग भी कहते हैं। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है म्यूटेड फेस्टिवल स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वर सबड्यूड कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशन। अब जितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी कि फेस्टिवल का टाइम आएगा, दिवाली, दशहरा, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, बट एक्चुअली में उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेशन थी। बढ़ी लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ी जितनी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है। तीसरा जो बड़ा रीजन है दैट इज योर डिक्लाइनिंग क्रेडिट ग्रोथ। बैंक नॉन फूड ग्रोथ फेल 11.5% इन अक्टूबर 2024 कंपेयर टू 20% अ ईयर अगो। अगर ओवरऑल देखा जाए कि ओवरऑल जो हमारा क्रेडिट ग्रोथ है, राइट, वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो अभी हमारा ऑलमोस्ट 11.5% पे आ गया, जो कि पिछले साल 20% पे था। तो हमारे जो फैक्टर्स आप देख रहे हो स्लो डाउन लाने के पीछे कौन कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा वीक हाई फ्रीक्वेंसी डाटा। वीक हाई फ्रीक्वेंसी डाटा का क्या मतलब है? इंडिकेटर्स लाइक जीएसटी कलेक्शन, कोर सेक्टर आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई शोज अ वेरी मॉडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी। अगर यहाँ पर भी आप एक चीज बहुत ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि जो जीएसटी का कलेक्शन है या हमारा जो कोर सेक्टर का आउटपुट है या मैन्युफैक्चरिंग है, इन सभी में बहुत ही मॉडेस्ट ग्रोथ या मॉडेस्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। कोई ऐसा बहुत तेजी से हम ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चार बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड करंट चैलेंजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो जीडीपी ग्रोथ मिस। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2025 इज रिपोर्टेड टू बी 5.4%, सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्रोजेक्टेड 7%। तो हमारा जो कहीं ना कहीं जीडीपी जो हम एक्सपेक्टेड रख रहे थे दैट वाज 7%, बट अगर आप क्वार्टर 2 पे देखोगे तो हमारा जो बन रहा है दैट इज 5.2%, कहीं ना कहीं 5.4% यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कंसिडरेबल अभी हम दूर दिखते हैं अपने जितने प्रोजेक्शन हमने किया था। From the last two quarters, GDP numbers have undershot projections by 60 and 160 basis points, raising concerns about achieving a full year growth of 7.2%. अब ओवरऑल हम ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा ग्रोथ जो होगा 7.2% होगा, बट कहीं ना कहीं हमारे जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो उस डायरेक्शन में इंडिकेट नहीं करते, और उससे ये नज़र आता है कि हमारा जो एंड होगा वो कहीं ना कहीं 6 और 6.5% के बीच में हो जाएगा, जो कि 7 या 7.2% के आसपास होना चाहिए था। तो जीडीपी के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा बेटर हमारे फेवर में नहीं जा रहे। अब एमपीसी के सामने जो डायलेमा है उसके बारे में बात करते हैं। द एमपीसी कमेटी, जानते ही हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इनका मेन काम है, हैज़ मेंटेन द पॉलिसी रेट्स इन द लास्ट 2 मीटिंग्स। जब लास्ट 2 मीटिंग्स हुई इन दोनों में उन्होंने अपने पॉलिसी का जो रेट है उसको उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। उनको ना तो बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, मेंटेन करके रखा है। साइटिंग रेजिलियंस इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक खरीफ सोइंग, फेस्टिवल स्पेंडिंग, क्रेडिट ग्रोथ। कहीं ना कहीं उनको एक्सपेक्टेड था कि अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है, उससे हमें ग्रोथ मिल जाएगी एग्रीकल्चर आउटपुट को, प्लस फेस्टिवल सीज़न था तो उससे कुछ ग्रोथ मिल जाएगी, राइट। क्रेडिट ग्रोथ होगा, कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करके उन्होंने कोई भी तरह के रेपो रेट चेंजेस वगैरह कुछ नहीं किए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक डायलेमा बन रहा है, क्योंकि मैंने वो सारे नंबर्स आपको ऑलरेडी बता दिए। हाउएवर रिसेंट जीडीपी का जो डाटा है वो कहीं ना कहीं बता रहा है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारी, वो उतना ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक हमें नहीं दे रही, बल्कि वो हमारे कहीं ना कहीं टारगेट्स भी नीचे आते हुए दिख रहे हैं। इन्फ्लेशन कंसर्न्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सीपीआई इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हैज़ रिमेन्ड एलिवेटेड ड्यूरिंग द हाई वेजिटेबल प्राइसेस, रिकॉर्डेड 5.49 इन सितंबर एंड 6.21 इन अक्टूबर। अगर ओवरऑल देखा जाए नंबर्स जो हैं हमारे इन्फ्लेशन के, वो लगातार बढ़ रहे हैं। सितंबर देख लो आप, अक्टूबर देख लो आप, और नवंबर भी हमारा हाई ही आएगा। तो दैट इज़ द रीज़न वाई कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, बन रहा है।
रैबी सीजन डिपेंडेंसी या डिक्लाइन इन द इन्फ्लेशन फ्रॉम दिसंबर डिपेंडेंसी हेविली ऑन द रैबी क्रॉप। अब कहीं ना कहीं जो आपको फूड इन्फ्लेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेनली, अब वो पूरी की पूरी उम्मीद जो है वो खरीफ से तो हुई नहीं, और रैबी पर पूरा पूरा हमारा डिपेंड करेगा कि भाई दिसंबर के सीजन से जब रैबी की क्रॉप हो का सीज़न आएगा तो उसमें क्या कितना फ़र्क पड़ता है इन्फ्लेशन पे, हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लिमिटेड रोल ऑफ मॉनेटरी सप्लाई, अगर मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम देखें तो सप्लाई शॉक्स प्राइमरली ड्राइव फूड इन्फ्लेशन, लिमिटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन एड्रेसिंग इट। और पहले भी मैंने ये वाली बात को पहले भी कुछ आर्टिकल में पढ़ाया था, जहाँ मैंने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के चेंजेस बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन को इफ़ेक्ट नहीं करते। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न वाई फूड इन्फ्लेशन लगातार जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ देता है, क्योंकि उसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाती। एक्सटर्नल फैक्टर्स और रिस्क यहाँ पे कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब कहीं ना कहीं ट्रम्प की, ऑब्वियसली ट्रम्प इज इन पावर नाउ, तो ट्रम्प किस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं, किस तरह के टैरिफ्स लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज बना रहेगा टिल द टाइम थोड़ा स्टेबल ना हो जाए मामला। ठीक है, काफ़ी सुनने को भी मिल रहा है कि ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि वो टैरिफ लगा सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस टाइम पे यूएस को भी एक घबराहट है, क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे तो हम ब्रिक्स अपनी करेंसी लाने के बारे में बात कर रहा था, यूएस के डॉलर के डी डॉलरेशन वाले कंसेप्ट के ऊपर बात हो रही थी, राइट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ट्रम्प भी उस चीज़ को, कोई भी एज ए लीडर वो समझ सकता है कि भाई ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, डॉलर के अगेंस्ट आना चाहते हैं, दैट्स वाई वो भी अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है कि भाई फिर ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हम भी अपने फिर टैरिफ लगाएंगे, एंड दैट कुड लाइक, वो कहीं ना कहीं अफोर्ड करना शायद इस टाइम पे मुश्किल लगता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है एफपीआई का आउटफ्लो। लगातार जो एफपीआई हैं वो अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं मार्केट से, अक्टूबर में भी किया, नवंबर में भी किया, और उसकी वजह से लगातार रुपये के ऊपर प्रेशर बन रहा है। ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट्स में भी प्रेशर बन रहा है कहीं ना कहीं। जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे थे उस रफ्तार से एक रोक लगा है, एक ब्रेक लगी है, बिकॉज एफपीआई अपना पैसा ओवर वैल्यूड, उनको इंडियन मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट जो है आरबीआई की प्रिपेयरनेस की बात करें तो आरबीआई ऑलरेडी काफ़ी फॉरेन रिजर्व लेकर बैठा हुआ है, ऑल्दो उन्होंने पीछे कुछ फॉरेन रिजर्व सेल आउट भी किया, लेकिन इस टाइम पर भी $656 बिलियन का फॉरेन रिजर्व हमारे पास है, जो कि एक बहुत खुशी की बात है। किसी भी तरह का कुछ इशू आएगा तो एटलीस्ट इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन मे कॉल फॉर द एक्शन इन लाइन विद द इंस्टेंस, और कहीं ना कहीं ये जो स्लो डाउन हमें दिख रहा है उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है ऑफ ईजिंग पॉलिसी रेट्स, इसको फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है उनके बारे में बात करते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है जब भी रेट कट लगता है, तो क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहला बेनिफिट होता है पॉजिटिव सिग्नलिंग। ठीक है, इवन शैलो रेट कट्स कैन सिग्नल सपोर्ट फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी। जब भी रेट कट होता है ना, मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है। थोड़ा सा भी रेट कट होगा, जब 25 बेसिस पॉइंट ही क्यों ना कम हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल देता है कि इकोनॉमी अच्छा रिकवर कर रही है। हाउस होल्ड रिजर्व की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो ईएमआईज़ होती हैं वो हमारी लोअर डाउन हो जाती हैं, और उससे दोबारा रियल स्टेट को अच्छा बूस्ट मिल जाता है, लोग फिर से घर खरीदने लग जाते हैं। कैपेक्स को भी काफ़ी रिवाइवल मिलता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा टारगेट वगैरह मीट नहीं कर पा रहे तो उसको भी एक अच्छा हेल्प मिल जाता है। फिजिकल रिलीफ मिलती है, लोअर इंटरेस्ट रेट के आ जाने की वजह से गवर्नमेंट की बोरोइंग्स जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है, जिससे कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो रेट कट की वजह से हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि भाई कहीं ना कहीं एक ट्रेड ऑफ आपको लेना पड़ेगा कि आप ग्रोथ देखना चाहते हो कि इन्फ्लेशन देखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाओगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी कर्ब होती है, और अगर आप ग्रोथ की तरफ पुश करते हो तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। With limited risk and significant potential benefits, a rate cut would help boost consumer confidence. Obviously, expect तो यही है कि थोड़ा रेट कट होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़े, प्राइवेट सेक्टर बढ़े, फिजिकल एफिशिएंसी हमारी और बेटर हो। बट कहीं ना कहीं आरबीआई भी ग्लोबल बैंक्स की तरफ देखता है कि ग्लोबल बैंक क्या कर रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या कर रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका कर रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही वो भी अपना फैसला लेता है। सो आई होप कि कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन निकल कर आएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आप अगर मेरे चैनल को और मेरे इस फाइनेंस वाली सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, मेरी ईएसआई वाली सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हम अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।